हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये क्लास 9 की एनसीईआरटी में साइंस में केमिस्ट्री पार्ट में ये लास्ट चैप्टर है। एंड ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था अपने प्रीवियस क्लास में, जिसमें हम जान चुके थे एटम्स के बारे में बेसिक चीज़ें, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। हमने थॉम्पसन के क्रिसमस पुडिंग मॉडल के बारे में जाना था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल दिया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे ये इंटरेस्टेड थे जानने के लिए कि हाउ इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज्ड हैं एटम के अंदर। रदरफोर्ड ने डिज़ाइन किया एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वर मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। एक थिन गोल्ड फॉइल ली जिसके ऊपर उन्होंने क्या करा, आपके फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उनको उसकी तरफ फॉल करवाया। उन्होंने सिलेक्ट किया गोल्ड फॉइल को क्योंकि वो क्या थी, थिन थी। और ये जो गोल्ड फॉइल थी वॉज अबाउट 100 एटम्स थिक, सिर्फ 1000 एटम थिक। ये गोल्ड फॉइल इसकी थिकनेस कितनी थी, 1000 एटम्स जितनी इसकी थिकनेस थी। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये आपके डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस थे। सिंस दे हैव मास ऑफ 4u, यू क्या है, यूनिफाइड मास है, ये यूनिट है। यहाँ पे द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। रदरफोर्ड ने क्या यूज़ करे थे, आपके डबली चार्ज्ड हीलियम आयन को यूज़ किया था, यानी कि हीलियम आयन पे क्या था, +2 का चार्ज था। और यहाँ पे इसका मास क्या था, 4u था। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा बाय द सब एटमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम। सिंस जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वर मच हैवियर देन प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो जो उन्होंने देखा है उसको डिस्कस करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग जो थी गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो ऑब्जर्वेशंस इससे निकली वो क्या थी, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो पास कर गए स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जैसे कि यहाँ पे ये गोल्ड फॉइल लगी हुई है और यहाँ से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या कर गए, आपके यहाँ से ये भेजी जा रही है, वो पास कर गए मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स। सिंस अब यहाँ पे क्या हुआ, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ यहाँ पे क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, जैसे यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाया गया है। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड। इसमें से क्या हुआ, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स में एक क्या हो गया, रीबाउंड हो गया आपका, यानी कि वापस गया। रदरफोर्ड ने बताया यहाँ पे दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। रदरफोर्ड के बारे में जाने तो ये बॉर्न हुए थे आपके स्प्रिंग ग्रोव में ऑन 30 अगस्त 1871 में। जाने जाते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विथ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1908। आगे पढ़ते हैं। Let us think of an activity in an open field to understand the implication of this experiment. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. एक चाइल्ड को खड़ा करें आप वॉल के सामने, उसकी आंखें बंद करके और उसे पत्थर फेंकने दें। ही विल हेयर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन जो है वो स्ट्राइक करेगा वॉल पे। जाहिर सी बात है, पत्थर दीवार पे मारोगे आवाज़ आएगी। अगर वो रिपीट करता है ऐसे 10 टाइम्स को तो वो 10 टाइम उसको साउंड सुनाई आएगी। बट इफ़ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड जो है उसको हम थ्रो करवाएं स्टोन को एट अ बार्ब्ड वायर फेंस, एक वायर फेंस है उस पर अगर हम थ्रो करवाएं तो मोस्ट ऑफ द स्टोन्स जो हो जाएंगे वो फेंस को हिट ही नहीं करेंगे और कोई साउंड ही नहीं आएगी। दिस इज़ बिकॉज उसके बीच में क्या होता है, बहुत सारा गैप होता है। भैया फेंस में क्या होता है, जो हम लगाते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी गैप होता है, विच अलाउ द स्टोन टू पास, जिसमें से स्टोन क्या हो जाएगा, ईजिली यहाँ से निकल जाएगा। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड करा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें मोस्ट जो स्पेस है इनसाइड द एटम वो क्या है, आपकी एम्प्टी है, यानी कि जो एटम है उसके अंदर की मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, वो खाली है।
मोस्ट ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं पास करके थ्रू गोल्ड फॉइल विच गेटिंग डिफ्लेक्ट विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए वो क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। बहुत कम ऐसे थे डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। इंडिकेट करता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है एटम का जो ऑक्यूपाई कर रहा है लिटिल स्पेस। एक वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे डिफ्लेक्ट हुए बाय 1800 इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है गोल्ड एटम का वो कंसंट्रेट है कहाँ पे, एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में विद इन दी एटम। इस डाटा से इन्होंने कैलकुलेट किया जो रेडियस है न्यूक्लियस का ये है अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन लाइक दिस, 10⁵ टाइम्स लेस देन है किससे, द रेडियस ऑफ एटम से। इसके बेसिस पे इन्होंने अपना जो न्यूक्लियर मॉडल है एटम का उसके फीचर्स एक्सप्रेस किए। देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एक एटम का, एटम के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है जिसे हमने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। नियरली जो मास होता है एटम का वो रिसाइड कहाँ करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ में ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जो साइज़ है न्यूक्लियस का ये बहुत छोटा है अगर हम कंपेयर करते हैं साइज़ ऑफ एटम से। तो अब आता है इसके ड्रॉबैक्स। जो ड्रॉबैक्स रहे हैं रदरफोर्ड के मॉडल के, रिवॉल्यूशन जो था इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट में इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ठीक है, एनी पार्टिकल जो है सर्कुलर ऑर्बिट में वो क्या हो जाएगा, वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, वो क्या जाएगा, एक्सेलरेशन में जाएगा जो भी पार्टिकल आपका सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा। इस एक्सेलरेशन के टाइम पे जो पार्टिकल होगा वो रेडिएट करेगा किसको, एनर्जी को, और जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होगा रेडिएट होने के वजह से एनर्जी को ये लूज़ कर देगा अपनी उस एनर्जी को, और फाइनली क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आकर के गिर जाएगा। इफ़ दिस वर सो, जो एटम्स हैं शुड बी हाईली अनस्टेबल, इस हिसाब से तो एटम्स क्या होने चाहिए, वो हाईली अनस्टेबल होना चाहिए, एंड हैंस मैटर जो होगा वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा किसी भी फॉर्म में। वी नो दैट एटम्स जो होते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं, एटम्स क्या है, क्वाइट स्टेबल होते हैं, ये फॉल नहीं करते हैं इनटू द न्यूक्लियस, जिसके वजह से जो थे आपकी ये थ्योरी भी क्या होती है, फेल होती है। लेकिन इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी जाती है कि एक मास है जो कि आपका क्या है, सारा का सारा मास जो है आपका एलिमेंट का, एटम का, वो एक सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, ये बात ठीक है, लेकिन ये कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, स्टेबिलिटी कैसे इनके अंदर, ये फॉल क्यों नहीं कर रहे, ये आगे की थ्योरी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन जो रेस किया गया था अगेंस्ट रदरफोर्ड के मॉडल में, नील बोहर जो थे इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपने पोस्टुलेट के जरिए। इन्होंने बताया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट होती हैं नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो एटम के अंदर क्या होती हैं, आपकी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। वाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन की, ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करती हैं, जो ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना था ड्रॉबैक में। ये यहाँ पे बोहर क्या बता रहे हैं कि ये आपकी जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, ये जो होती हैं आपकी रेडिएट नहीं करती हैं एनर्जी को। नील बोहर के बारे में जाने तो नील बोहर जो थे ये ही वॉज बॉर्न इन कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है ऑन 7 अक्टूबर 1885 में। ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी 1906 में। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 1922 में। अमंग प्रोफेसर्स बोहर की जो न्यूमरस राइटिंग्स हैं, 3 अपीयरिंग्स एज बुक्स जो है थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। आगे बढ़ते हैं। जो ऑर्बिट्स थे हमारे या शेल्स थे, इसको बोला गया है एनर्जी लेवल्स। हर एक एनर्जी जो लेवल होता है एटम में उसे रिप्रेजेंट किया गया है अ फ्यू एनर्जी लेवल्स इन दी एटम। सबसे पहले सेंटर में बताया गया है ये न्यूक्लियस है। इसके बाद जो है इनके एनर्जी लेवल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, इन्हें कॉमनली बोला गया है एनर्जी लेवल्स। ये आपका एनर्जी लेवल 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसे n = 1 बोला गया है, ये है आपका, इसको हम बोलते हैं K।
ऐसी n इक्वल टू 2 है, इसको बोलेंगे हम l। n इक्वल टू 3 है, इसको बोलेंगे हम m। n इक्वल टू 4 है, इसको बोलेंगे हम एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये जो ऑर्बिट या शेल से रिप्रेजेंट करते हैं हम इनको किससे, लेटर्स से, जो कि हैं KLM एंड सो ऑन, या फिर नंबर से जिसे हम बोलते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4। आगे जानते हैं अब हम न्यूट्रॉन्स के बारे में। 1932 में जे चैडविक जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं है एंड जो उसका मास है वो नियरली इक्वल है किसके, टू दैट ऑफ द प्रोटॉन की। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब एटम्स हैं, इन सब के पास क्या है, आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मास है एटम का इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो एटम का मास होता है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का, दोनों का मिला करके जो प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में, दैट विल बी योर एटॉमिक मास। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में आज हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में जाना हमने जाना यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स के बारे में, फिर हमने जाना यहाँ पे बोहर के मॉडल के बारे में एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर